तो आप सभी का स्वागत है अपने एक और फिजिक्स की शानदार वीडियो में। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 को एकदम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश हेडिंग चाहे वैद्युत आवेश कहो, वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश, ये बात एक ही है। तो यहाँ पे वैद्युत आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का वह गुण है। जबकि आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा अगर कोई कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लें इस तरीके से, दो चार अगर थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल में, दो चार अगर टुकड़े ले लें कागज़ के, इस पे करके देखते हैं। कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे कर ले रहा हूँ और इसके बाद अगर हम पेन को अपने बालों में घिसें, पेन को अगर बालों में थोड़ी देर घिसें तो थोड़ी देर बाद देखा ये कागज़ के टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये विद्युत आवेश के कारण ही चिपकते हैं। तो आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और ये सबसे मेन पॉइंट की बात यह है कि आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है, स्मॉल क्यू से दर्शाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। उसके बाद देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर NE, ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर NE जो है ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका मतलब ये है जो अगर ये n है, इसकी वैल्यू तो मतलब कि इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब कि पूर्ण गुणज होना चाहिए, ना कि ऐसा ना होना चाहिए कि 1.5 या 1.6 या 2.1 इस तरीके से, नहीं, पूर्ण गुणज जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो Q बराबर NE ये होना चाहिए, इसका मतलब ये। तो उनको आवेश का क्वांटीकरण आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कूलाम के नियम पर, लेकिन फिलहाल इसमें भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये दो पेन हैं, अगर ये एक दूसरे को आपस में अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे ऐसे कि खींच रहे हैं आपस में, तो ये आकर्षण बल हो जाएगा। और जैसे कि ये एक दूसरे को ऐसे ढकेल रहे हैं, ये ऐसे, तो फिर ये प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ये चुंबकों में ज़्यादा इस तक की देखा जाता है। जब उनके समान ध्रुवों को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन फिलहाल उसके बाद की बात है, वो अभी नहीं देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। आवेशों को आप आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करते हैं तो उनके जो मतलब कि बल, जो प्रतिकर्षण करने में जो बल लगता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और तथा जैसे कि दो आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे होंगे, जैसे कि ये दो आवेश मान लीजिए, यहाँ पर ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लीजिए इसके बीच की दूरी R मान लीजिए, यही। फिर उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मतलब कि वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती बोलते हैं तो फिर डायरेक्ट ऐसे हो जाता, अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो 1/, करके हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है अगर यहाँ पर F बढ़ाया जाएगा तो R घटेगा, और यदि R बढ़ाया जाएगा तो F घटेगा। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये। और समानुपाती मतलब होता है अगर R बढ़ाएंगे या घटाएंगे
तो एफ भी घटेगा, अगर आर बढ़ाएंगे तो एफ भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एफ प्रपोर्शनल टू Q1/Q2 इसके अनुसार यहाँ तक का उसके समीकरण 1 दे देंगे। फिर एफ प्रपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का ऐड करेंगे तो एफ प्रपोर्शनल टू Q1/Q2/r² हो जाएगा। और ये प्रपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट जो कि होता है के, ये के आएगा तो फिर यहाँ पर बराबर लग जाएगा। और के का एक वैल्यू फिक्स होता है जो हमेशा इसमें यही रहेगा कि 1/4πε0, 1/4πε0, और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ ये इसका आंकिक मान होता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाएगा कि मतलब कि के तो आपको जैसे ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि Q 1/4πε0 होता है, और इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल में। इसके वो आंकिक मान होता है 9 × 10⁹, ये भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ε0 इसमें दिख रहा है, ये इसका भी एक कांस्टेंट मान होता है। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसका मान होता है ε0 का मान। और उसके बाद देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, मतलब कोई आवेश जैसे कि है इसके चारों, जैसे कि ये एक आवेश है Q और इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है। आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है और इसके वैद्युत क्षेत्र में ये दूसरा कोई आवेश, मतलब कि जैसे कि यहाँ से एक दूसरा आवेश यहाँ पे लाया गया Q1, ये लाया गया, इसके कारण यहाँ पर या तो बल लगेगा आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, क्योंकि अगर विपरीत होंगे तो आकर्षित करेंगे, अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाना और आकर्षित मतलब पास बुलाना। तो वही है, इस चारों ओर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं और इसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र समझ चुके होंगे। उसके बाद देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है E बराबर E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर होता है एकांक मतलब Q0, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 अपान और पर लगने वाला बल F। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये हो जाएगा E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0 मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, मात्रक होता है E बराबर F/Q0। तो इसका मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 का मात्रक होता है कूलाम। Q0 का मतलब वही का कूलाम, मतलब कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद देखते हैं इधर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित है, मतलब कि थोड़ी दूरी पर, कुछ दूरी पर स्थित है, तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि ये वाला चित्र तो यहाँ पर बना है, ये -Q + Q बीच की दूरी 2L, इसको थोड़ा सा दोबारा बना कर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक Q1 हो गया, यहाँ पर Q2 हो गया और यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है 2L। 2L लीजिए या D ले लीजिए, D कोई दिक्कत नहीं, आपको जो लेना हो वो ले सकते हैं। ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। ये जो बना है इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाला एक आवेश, मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो बना रहा है उसका चाहे धन आवेश ले लीजिए या फिर धनावेश ले लीजिए या फिर ऋणावेश ले लीजिए, उसका एक आवेश लेने के बाद उसमें जो बीच की दूरी है उससे गुणा कर देंगे तो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, P बराबर 2QL। ये देखो 2QL, और यहाँ पर देखिए 2L के बीच की दूरी हो गई और ये जो Q है ये प्लस वाला यहाँ पर लिया गया है, P बराबर 2QL।
ये हो जाएगा। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा दी, वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ा दिया। वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में कोई स्थित काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लीजिए ये रखा है, और इसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाएं ये जैसे गुजर रहे हैं, इनको जैसे काउंट करोगे जो होंगी उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये फाई बराबर ईडीए होता है। तो ईडीए कॉस थीटा कर देते हैं। अगर समाकलन चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पे इसे समाकलन चिन्ह कहते हैं। अगर ये वाला चिन्ह हटा देंगे तो ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा। जो अगर इसे हटा देंगे तो ईडीए कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है, मतलब कि इसका एक स्पेशल वीडियो इसकी बना चुके हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो स्पेशल होता है उसकी हम एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, ये मान लीजिए बंद पृष्ठ है, मतलब इससे जो कुछ, मतलब कि ये थोड़ा सा अवयव ले लीजिए, इससे अगर कुछ मतलब गुजर रहा है फ्लक्स इससे, और इसके पूरे में जितना आवेश, मतलब कि इसमें पूरे में तो आवेश होगा, बंद पृष्ठ है, इसमें जितना आवेश स्टोर है, मतलब जमा है, उसका 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 का गुना होता है, तो इसको Q/ε0 कर देते हैं। तो यही हो गया फाई बराबर Q/ε0। इसके बाद देखेंगे रैखिक आवेश वितरण। जब आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होता है, तो उसे रैखिक आवेश कहते हैं। रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एक समान रेखा में वितरित होने का मतलब, जैसे कि कोई ये तार है, इसमें आवेश वितरित है। एक रैखिक समान का मतलब यही है, मतलब कि हर जगह बराबर होना, और रैखिक का मतलब कि तार हो कोई लंबा सा, ये होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित। और ये देख लीजिए रैखिक आवेश वितरण को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर dQ/dl। dl जो है, ये यहाँ पर dQ/dl इसलिए लिया गया है क्योंकि इनको अल्प मात्रा में लिया जा रहा है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर dQ/dA हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक जो होता है केवल मीटर होता है, इसलिए कूलाम प्रति मीटर था, यहाँ पर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा बचा है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद है आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए, भूल जाओगे। रो से प्रदर्शित करें, रो बराबर होता है dQ/dV। dV जो है आयतन है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका जो देखेंगे मात्रक, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इसका आयतन का मात्रक क्यूब होता है, इसलिए इसका मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि मतलब कि इसमें जो थ्योरी पोर्शन था और
जो छोटे छोटे टॉपिक थे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, उनको कवर कर लिया है। इस चैप्टर में केवल 1 या 2 डेरिवेशन बचे हैं, बाकी ये पहला चैप्टर एकदम कंप्लीट कर लिया है। तो इसके जो डेरिवेशन बचे हैं उसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है। इसमें अगर बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसके लिए हमने इसमें डेरिवेशन नहीं ऐड करी है, बाकी थ्योरी पोर्शन कर दिया है। पूरा 1 चैप्टर, पहला चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा। थैंक यू। और अभी आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।